फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग का डिस्कशन शुरू है। भारतीय भवन के पहला चैप्टर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अध्याय 7 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग का है अध्याय 8, जिसमें कि हम लोग का चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर में जो एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन को हम लोग समझेंगे, उसके बाद क्रियाकलाप करेंगे तथा जो पाठ के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखेंगे और साथ ही लास्ट में अभ्यास के प्रश्नोत्तर को भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें। जीव जनन क्यों करते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है बुक कि जीव आखिर जनन क्यों करते हैं। तो वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी विशिष्ट जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब कोई भी जीव है, उसके जीवित रहने या नहीं रहने से उसको प्रजनन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि आखिर जो है जीव जनन क्यों करते हैं। तो इसी का हम लोग उत्तर जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है, कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर को खोजना अत्यंत रोचक होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं, क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता, तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता नहीं चलता। मतलब कि हम लोग पृथ्वी पर बहुत सारे जीव देखते हैं, तो अगर वो जीव अपना जीवन यापन करके मर जाता और वो अपना जो है व्यष्टि उत्पन्न जीव उत्पन्न नहीं करता, तो उस स्पेसीज को हम लोग देख नहीं पाते। तो वही आगे दिया है, किसी स्पेसीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं? सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एकमात्र दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उसके समान दिखते हैं। वो क्वेश्चन कर रहा है, या हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मान लेते हैं, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं? विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर की अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के विभिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में विविधता होगी। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाना है।
डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिलिपियां बनती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुचरण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसीलिए डीएनए की प्रकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, परंतु क्या वे पूर्ण रूप समरूप हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थ से संपादित होती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। मतलब एकदम समान नहीं होगा, कुछ अंतर होगा डीएनए जो डीएनए से दूसरा डीएनए का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए कि जो कि पेरेंट्स का डीएनए है, उससे जो सेल है, जनन कोशिका है, पेरेंट्स सेल से जो डॉटर सेल है उसका जो कोशिका है डीएनए है थोड़ा सा भिन्न होगा। समरूप नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ नियोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होगी। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। आगे है विभिन्नता का महत्व। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विशिष्ट निकेत के योग बनाती है। अतः किसी प्रजाति स्पेसीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है। जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि अनेक निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है या वैश्विक उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोध क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पेसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, 2 प्रश्न है। इसमें पहला है डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है,
और दूसरा है जीव में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? तो ये दोनों का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रजनन की मूल घटना डीएनए की 2 प्रतिलिपि तैयार करना है। इसके लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाएं करती है जिससे डीएनए की 2 प्रतिकृति बन जाती है। इस प्रकृतियों को अलग होने के लिए एक अलग कोशिकीय संरचना की आवश्यकता होती है। डीएनए की 2 प्रतिकृतियां अलग होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार प्रजनन में 2 कोशिकाओं को बनने के लिए डीएनए प्रतिकृति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवों में विभिन्नताओं की किसी जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि उसके जीवित रहने पर कुछ विभिन्नताओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वह समानता के आधार पर अधिक अनुकूल होता है, लेकिन डीएनए की दोनों प्रकृति बिल्कुल समान नहीं होती। उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती है जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं अंततः नए स्पीशीज के विकास में योगदान देती है तथा जैव विकास का आधार बनती है। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज के उद्भव के लिए आवश्यक है, लेकिन जीव के जीवित रहने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है फ्रेंड्स क्रियाकलाप 8.1। इसमें दिया हुआ है 100 ml जल में लगभग 100 ग्राम चीनी घोलिए। एक परखनली में इस विलयन का 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर डालिए। परखनली के मुख को रुई से ढक कर किसी गर्म स्थान पर रखिए। 1 या 2 घंटे पश्चात परखनली से ईस्ट संवर्धन की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप रखिए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का परीक्षण कीजिए। अवलोकन, ईस्ट की कोशिकाएं दिखाई देती है। इनमें से ईस्ट की कुछ कोशिकाएं एक श्रृंखला मुकुलन दर्शाती दिखाई देती है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ईस्ट की श्रृंखला मुकुलन बंड का यहाँ पे निर्माण हो गया है, जिसमें कि चित्र में 8.1 में दिखा गया श्रृंखला मुकुलन दर्शाती हुई ईस्ट की कोशिकाएं। अब साथ में आगे दिया हुआ है क्रियाकलाप 8.2। इसमें बोल रहा है डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रखिए। आवर्धन लेंस की सहायता से स्लाइड की सतह का निरीक्षण कीजिए। अपने 1 सप्ताह के प्रेक्षण कॉपी में रिकॉर्ड कीजिए। तो डबल रोटी यानी कि हम लोग अपना भाषा में इसको पराठा बोलते हैं। तो उसका एक टुकड़ा लेना है, उसको पानी से भिंगा के कहीं नम, जहाँ की नमी हो, वहाँ गर्मी धूप ना आती हो तथा अंधेरे स्थान पर रखना है। और आवर्धित लेंस मतलब कि जो अच्छा किस्म का लेंस है उसकी सहायता से स्लाइड की सतह का निरीक्षण करना है और प्रेक्षण को 1 सप्ताह तक कॉपी में लिखना है। तो अवलोकन में क्या होगा, लेंस द्वारा स्लाइड के ऊपर देखने पर एक सफ़ेद रुई के समान दिखाई देती है जो स्लाइड के ऊपर फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स कभी कभी हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि कुछ हम लोग सामान्यतः अचार में देखा जाता है कि एक रुई के जैसा परत दिखाई देता है जिसको हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं कि भुआ गया है। देखिए आगे क्या, 1 सप्ताह के बाद यह सफ़ेद रुई के जैसा पदार्थ काला हो जाता है क्योंकि स्पोरेंजिया व स्पोर बीजाणु बन जाते हैं और इसी के जैसे मतलब कि उसको और दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो वो काला रंग का दिखाई देता है। इस तरह से एक परत का निर्माण कर लेता है। ये इसमें बीजाणुधानी है, कवक तंतु है और ये देहकुर है और ये मूलाभास है इसका।
कुछ दिन के बाद जब ये काला हो जाता है तो उसको ध्यान से देखने पे उस पे काला काला बिंदु के जैसा ये संरचना दिखाई देता है, जो कि ये बीजाणु है। और जब ये बीजाणु गिरेगा तो एक नया कवक तंतु का यहाँ से निर्माण हो जाएगा। ये जो चित्र है राइजोपस में बीजाणु जनन का चित्र है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे दो जो यहाँ पे प्रश्न थे उसका उत्तर जान लिया। यहाँ पे एकल जीवों में प्रजनन की विधि, जिसमें कि क्रियाकलाप 8.1 और 8.2 को किया। आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ है इष्ट की वृद्धि एवं दूसरी क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उसके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। तो पॉइंट है विखंडन। विखंडन जो है इसके अंतर्गत दिया हुआ एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए। अनेक बीजाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। यहाँ अमीबा में द्विविखंडन का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रियाकलाप 8.3। इसमें दिया हुआ है अमीबा की अस्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रेक्षण कीजिए। इसी प्रकार अमीबा के द्विखंडन की अस्थायी स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कीजिए। यहाँ इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। ये अमीबा है, इसमें वृद्धि हुआ और ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे न्यूक्लियस का जो केंद्रक द्रव है यहाँ पे न्यूक्लियस 2 भागों में बट गया है और केंद्रक द्रव यहाँ से पतला हो रहा है और 2 भागों में बट रहा है। अंततः यहाँ क्या हुआ, ये जो कोशिका है ये भी 2 भागों में बट रहा है। कोशिका द्रव भी यहाँ से 2 भागों में बट गया है और यहाँ न्यूक्लियस अलग हो गया है और यहाँ के बाद 2 अलग नए अमीबा का निर्माण हो गया है। इस तरह से ये जो चित्र है 8.1 अमीबा में द्विखंडन का है। यहाँ पे दिया हुआ है परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण काला जार के रोगाणु यानी कि लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। दूसरी ओर इष्ट कोशिका से छोटे मुकुलन उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 8.1 में देख चुके हैं। यहाँ दिया हुआ है चित्र 8.2 में प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। यहाँ पे बहुखंडन हो रहा है एक कोशिका से। यहाँ पे बहुत सारे ये कोशिका फटेगा और इसके अंदर जितना भी सेल्स है अलग प्लाज्मोडियम का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स पॉइंट है खंडन। इसमें दिया हुआ है क्रियाकलाप 8.4। इसमें है किसी झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो
और जिसमें तंतु के समान संरचनाएं हो, उससे कुछ जल एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर एक अथवा दो तंतु रखिए। इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की कुछ बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप स्पायरोगायरा तंतुओं में विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं? तो यहाँ पे इसका प्रेक्षण दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग। एक सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पायरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8.4 के प्रेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं? परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिक जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनते हैं। शरीर की इस स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। इस समान व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हम लोग का पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका फिगर भी बहुत मतलब कि देखने में बहुत अच्छा है और समझने में भी अच्छा है, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी अच्छा है। चित्र दिया हुआ है 8.3 प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। यहाँ प्लेनेरिया को कहीं कोई भी भाग से काट दिया जाता है तो ये अपना ऊपर का भाग था तो नीचे का वृद्धि कर लिया, बीच का भाग था तो ऊपर और नीचे दोनों का वृद्धि कर लिया, और नीचे का भाग था तो ऊपर का भाग वृद्धि करके तीनों तरह से अपना पुनर्जनन कर लेता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है, जो कि चित्र 8.3 में है। यह पुनरुद्भवन या पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान
नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है मुकुलन, इसको हम लोग समझते हैं। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाले कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुलन वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। यहाँ इस तरह से हाइड्रा है, इसमें एक जगह से उभार उत्पन्न होता है, यहाँ पे मुकुलन शुरू हो गया है और यहाँ पे थोड़ा बड़ा होकर यानी कि परिपक्व होकर ये स्वतंत्र हो जाएगा और अलग जीवन जो अपना है यापन करेगा। चित्र था 8.4 हाइड्रा में मुकुलन।